हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऑफिशियली शुरू कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर इन एल्गोरिथम की सीरीज़ को, इस इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट को। रोड मैप के लेक्चर में हमने सब कुछ डिस्कस किया था, हमारा सीक्वेंस क्या होगा, फ्लो क्या होगा, और ये सीरीज़ किन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। खासकर वो सारे साथी जिनको अभी करिकुलम में होगी, या फिर दोस्त दे आर टारगेटिंग द नेक्स्ट लेवल इंटरव्यूज़, या जो कैंपस जून जुलाई में आने वाले हैं, उन कैंपस की प्रिपरेशन के लिए, उन कंपनीज़ की प्रिपरेशन के लिए ये सीरीज एक तरीके से वरदान साबित होगी। क्योंकि अगर आप अभी जनवरी के साथ ही नया सत्र 2024 जब लगेगा, अगर 2 महीने में हम इस सीरीज़ को फिनिश कर लेते हैं, इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करते हैं, तो फिर उसके आगे के जो एडवांस टॉपिक्स होंगे वो भी मैं इसी चैनल पर कवर करूँगा। तो अल्टीमेटली मई एंड तक या जून स्टार्टिंग तक आते आते आपका एक प्रॉपर बेस रेडी हो जाएगा, और ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपको सब कुछ जो किसी आईटी कंपनी की रिक्वायरमेंट में आता है और कंपनी की टारगेटिंग में होगा कि इस लेवल का अगर आप नॉलेज रखते हो, उतनी प्रैक्टिस आप डेवलप करते हो, तो फिर उन कंपनी को आप आसानी से क्रैक कर पाओगे। तो ये सब कुछ यहाँ पर होगा। 10 से 12-15 लाख तक के पैकेज को भी हम इस प्लेलिस्ट के साथ अगर मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो भी आप क्रैक कर पाओगे। और उसके आगे अगर आपका ड्रीम है, मैंग फेंग कंपनीज़ को अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो उसका बेस भी हम यहीं पर बनाएंगे। इसी सीरीज़ को क्लोज करते करते वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे डीएसए के, और प्लस इसके फिनिश होने के बाद उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करेंगे जो मैंग और फेंग लेवल की कंपनीज़ या यूनिकॉर्न स्टार्टअप लेवल की कंपनीज़ टारगेट करती है। जिस लेवल की प्रॉब्लम्स को टारगेट करती हैं, उनको फिर हम हमारी आने आने वाली जो प्लेलिस्ट होगी उसमें हम लोग बात करेंगे, एडवांस डीएसए या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कुछ प्रॉब्लम्स को वहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये सब बातें मैं रोड मैप में भी कर चुका हूँ आपके साथ। अब हम ऑफिशियली आज शुरू करते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। क्योंकि जब डीएसए को समझना शुरू करते हैं, तो सबसे पहली बात तो आती है कि डेटा स्ट्रक्चर्स हैं क्या। एक्चुअल में जब हम किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, सी शार्प, कोई भी लैंग्वेज हो, हम शुरुआत की प्रोग्रामिंग करते हैं बेसिक डेटा टाइप के साथ में। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, लॉन्ग, स्ट्रिंग, ऐसे अरेज, ऐसे कई डेटा टाइप पढ़ते हैं हम लोग। 1D 2D अरे के साथ स्ट्रक्चर्स, कहीं पर क्लास डेटा टाइप यूज़ होता है। तो जब हम डेटा को बेसिक लेवल पर मैनेज करना शुरू करते हैं, तो वो एक कई बार तो वो स्केलर वैल्यूज़ होती हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज़ होती हैं। और जब मैं ग्रुपिंग की बात शुरू करता हूँ, जैसे ग्रुपिंग की पहली बार हम लोग बात करते हैं अरेज के साथ में, हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, जब पहली बार डेटा को मैंने ग्रुप किया, 5 इंटीजर 50 इंटीजर को मैंने एक साथ रखा, तो वहीं से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। कोई ग्रुप बनेगा तो कंपटीशन होगी, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन, सबसे छोटा एलिमेंट कौन, सॉर्टिंग कर दो, कुछ एलिमेंट को सर्च करना है वो कर लो। नॉर्मली जब आप अकेले हो, जब कोई कंपटीशन नहीं है, 2 हो गए तो कंपैरिजन, 3 होगा तो कंपैरिजन, ऐसे अगर n एलिमेंट्स किसी ग्रुप में होंगे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये बेसिक प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ में आती हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर की स्टडी मेनली क्या बताती है कि हम लोग डेटा को अलग अलग तरीक़ों से लॉजिकली ऑर्गेनाइज करते हैं। दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, जब ये डेटा स्ट्रक्चर्स की बात हम शुरू करेंगे, या जितने भी डेटा स्ट्रक्चर को आप जानते हो, तो आपको एक बड़ी बात समझ में आएगी कि मेमोरी में डेटा स्टोर करने का तरीका फिक्स है। अरे आपने इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर काम किया, या सिंगल 1 या 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी आपने समझा होगा, तो ये समझा है कि डेटा को बेसिक लेवल पे जब मैं मेमोरी अलोकेट करता हूँ, तो रैम में उसका मेमोरी अलोकेशन का पैटर्न फिक्स है। या तो स्केलर इंडिविजुअल वैल्यूज़ होंगी, सेपरेटली अलोकेट होंगी ऑन इंडिविजुअल एड्रेसेस, और वी अलोकेट मेमोरी फॉर ए ग्रुप। ग्रुप होगी तो वो कंटीजियस होगी, क्लियर, लगातार मेमोरी एरिया अलोकेट होगा। ये 2 बातें आपके दिमाग में फिक्स हैं। इस बात को क्लियर करना, हम फंडामेंटली सब कुछ डिस्कस करेंगे, आलस आपको नहीं करना है। सारे पॉइंट को सुनोगे, समझोगे, तो देखते देखते पूरा डेटा स्ट्रक्चर पे कमांड कर लेंगे हम। तो दोस्तों, यहाँ से शुरुआत करना है कि इंडिविजुअल वैल्यू होंगी, अपने उनकी अलग अलग मेमोरी एरिया अलोकेट होगा। ग्रुप होगा तो कंटीन्यूअस अलोकेशन होगा। 2 के अलावा फिजिकल मेमोरी में तीसरा तरीका इम्प्लीमेंट नहीं होता है। मतलब रैम में जब नॉर्मल मेमोरी आप क्रिएट करते हो स्टैक के थ्रू, स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन की बात करते हो, या फिर सेम काम मैं डायनामिकली कर लूँ, तो हीप के थ्रू मेमोरी एरिया अलोकेट होगा। अल्टीमेटली पैटर्न फिक्स है।
इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टोर करने का तरीका फिक्स है। तो फिर ये डेटा स्ट्रक्चर इतने तरीके के क्यों हैं? बेसिकली जब मैं डेटा स्ट्रक्चर की स्टडी करता हूँ तो ये बताता है इसके लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जितने भी तरह के मैं डेटा स्ट्रक्चर की बात करूँगा, ये सही मायने में उसके लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। अरे सपोज मैं अगर स्टैक की बात करता हूँ एग्जांपल के लिए, तो मैं स्टैक को अरे से भी इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा, स्टैक को लिंक लिस्ट से भी इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा। अब अरे और लिंक लिस्ट तो बिल्कुल जेनरिक डेटा टाइप है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी तरह से ऑपरेशन रैंडमली एलिमेंट को डिलीट कर पाता हूँ, एक्सेस कर पाता हूँ। लेकिन स्टैक के साथ में तो रेस्ट्रिक्शन है, मतलब मैंने उन अरे और लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक वाला कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई रूल, कोई कानून लगा दिया कि भैया अब ये लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन के करस्पॉन्डिंग अब आप इस डेटा स्ट्रक्चर के साथ, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इस तरह के अरेंजमेंट के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो। तो डेटा स्ट्रक्चर की स्टडी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि डेटा ऑर्गेनाइज कैसे होता है, किस तरीके से अरेंज होगा, लॉजिकली हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और फिर उस लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन पर होने वाले ऑपरेशंस, क्योंकि ऑपरेशन को जब तक मैं फिजिकली रेस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा तब तक वो रेस्ट्रिक्शन आपके किसी भी लॉजिकल डेफिनेशन पे नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा सा ये चूँकि पहला लेक्चर है तो टाइम लेके कॉन्सेप्चुअली इसको समझें, अपन शुरुआत वैसी करें। तो ये हम सबसे पहले बात शुरू करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। ये डेफिनेशन वाइज कोई बड़ी बात नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर रिफर्स टू द वे डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, स्टोर्ड, क्लियर, एंड मैनेज्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। अरे कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा फिजिकली तो स्टोर हो रहा है, बट जब मैं किसी डेटा स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो दिस डेटा स्ट्रक्चर विल प्रोवाइड द लॉजिकल डेफिनेशन टू द कंप्यूटर मेमोरी। अरे कंप्यूटर की मेमोरी तो फ्लैट है, जैसे अरे सपोज एग्जांपल है। अरे आप सब फेमिलियर होंगे, मान के चल रहा हूँ, फिर भी मैं रिकॉल करूँगा इस सीरीज़ में। थोड़ा सा मैं प्री रिक्विजिट जो टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर से कवर करना शुरू करूँगा, फिर मैं सब कुछ आगे बढ़ाऊँगा। तो अरे को लेके आपको बेसिक क्लियरिटी होगी कि 10 एलिमेंट 100 एलिमेंट का अगर मैं एक अरे डिक्लेयर करता हूँ तो वो कंटीजियस मेमोरी लेगा। 0th इंडेक्स विल बी द इंडेक्स फॉर द फर्स्ट एलिमेंट, और इसी तरीके से हम पूरा अरे रीड करते हैं, राइट करते हैं, बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब जब मैं किसी डेटा स्ट्रक्चर को लेके जाऊंगा नए किसी को कि स्टैक इंप्लीमेंट करना है, क्यों करना है, मुझे ट्री या ग्राफ को स्टोर करना है अरे के साथ में, तो फिर उस डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन उस पर अप्लाई हो जाएगी, और वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिर वो डेटा स्ट्रक्चर बिहेव करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि पूरे डेटा स्ट्रक्चर की स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है डेटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, क्लियर, कैसे वो डेटा स्टोर हो रहा है, क्लियर, और किस तरीके से हम उसका मैनेजमेंट कर पाएंगे। ये मैनेजमेंट शब्द से मतलब एक बात क्लियर होना चाहिए, मैनेजमेंट मीन्स इंसर्शन, डिलीशन, रिट्राइवल। अगर मुझे किसी डेटा स्ट्रक्चर को मैनेज करना है, मैनेज करना मतलब क्या करना है, मैनेज करना मतलब उससे इंटरेक्शन, वहाँ मुझे कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना हो, कई तरीके होंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कि मैं कहाँ कहाँ एलिमेंट को इंसर्ट कर पाता हूँ, कहाँ से एलिमेंट को डिलीट कर पाता हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन द डेफिनेशन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। तो ये मैनेजमेंट है। तो दो बातें हो गई, एक तो डेटा को फिजिकली ऑर्गेनाइज करना, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन डिफाइन करना, क्लियर, और दूसरा उस पर होने वाले ऑपरेशंस। ये दो बातें को हम कहीं ना कहीं डेटा स्ट्रक्चर की स्टडी में डिफाइन करते हैं। और ये जो एल्गोरिथम जो टर्म आते हैं ना डीएसए में, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, तो डेटा स्ट्रक्चर ने ऑर्गेनाइज तो कर दिया, स्टोर कर दिया, नाउ वी कैन डिज़ाइन सम सेट ऑफ एल्गोरिथम्स टू मैनिपुलेट और टू मैनेज डेटा स्ट्रक्चर्स। तो दुनिया के किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को अगर मुझे मैनेज करना है तो मुझे उसके लिए कुछ एल्गोरिथम्स, कुछ प्रोसीजर, कुछ कोड डिफाइन करना पड़ेंगे, और वो बेसिक ऑपरेशंस के रूप में ही होंगे। कहीं ना कहीं मैं खुद लिखूं उसके बजाय कुछ लाइब्रेरी बना लूं जिससे आपको फ्यूचर में एडवांटेज हो उन डेटा स्ट्रक्चर से इंटरेक्ट करने में। तो दोस्तों ये एक बेसिक उसका मीनिंग है कि दुनिया के सारे डेटा स्ट्रक्चर का एक ही रोल है कि डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, और दूसरी बात उस पर होने वाले ऑपरेशंस, वो एल्गोरिथम जो उस डेटा पर, उस ऑर्गेनाइजेशन पर
डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। क्लियर? तो ये दो इंपॉर्टेंट बात कवर होती है हर डेटा स्ट्रक्चर के साथ में। वी मेनली फोकस ऑन हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, मतलब दैट डिपेंड्स ऑन द डेफिनेशन ऑफ डेटा, कि स्टेट में वो डेफिनेशन अलग हो सकती है, लिंक लिस्ट के साथ कुछ अलग कॉन्सेप्ट होगा, ट्री ग्राफ के साथ कोई अलग डेफिनेशन हो सकती है स्टोरेज की। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में कहीं भी आप पढ़ोगे ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो या किसी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो, हर जगह एज ए कंटेनर डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं। जैसे देखते हैं ना, ऊपर ऊपर रिजल्ट देख रहे हैं चीज़ों का, लेकिन हम नीचे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं कि नेक्स्ट लेयर क्या है, मेमोरी के बाद उसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, डेटा को मैं कितने तरीक़ों से कितने अलग अलग फैशन में अरेंज कर सकता हूँ, ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंट पार्ट हमको पहले समझना ज़रूरी है। क्लियर? तो ये डेटा ऑर्गेनाइज कैसे होगा, ये हो गई बात। और नाउ वी कैन डिज़ाइन सम सेट ऑफ एल्गोरिथम्स टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन डेटा। मतलब मेरी रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि आप ऐसे एल्गोरिथम को डिज़ाइन करो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन पर, आपके अरेंजमेंट पर कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस अप्लाई कर पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी बात ये कि हम नॉर्मली क्लासरूम में बैठे होते हैं, एक चेयर पे अगर दो लोग हैं और अंदर वाले व्यक्ति को सपोज कहीं जाना है बाहर या निकलना है उस रो से, तो फिजिकली प्रॉब्लम क्या आती है, अगर वो कॉर्नर वाली बेंच है तो वो ऐसा रहता है कि भैया आप पहले शिफ्ट हो गए, फिर वो व्यक्ति बाहर जाएगा, फिर जब वो आएगा फिर आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, फिर उसकी सिटिंग पोजीशन सेट होगी। बीच की लाइन होगी, दो लोगों की सिटिंग है तो दोनों लोग अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से निकल सकते हैं, आके बैठ सकते हैं। तीन लोगों की सिटिंग होगी, फिर आपको ऑपरेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, मैं कैसे सिटिंग अरेंजमेंट दे रहा हूँ, उसके बेसिस पर उनके आने और जाने की जो प्रोसेस है, जो ऑपरेशन डिफाइन होंगे, जो जो डेटा स्ट्रक्चर के साथ जिस तरीके से आप इंटरेक्शन करोगे, वो इंटरेक्शन उस बात पर डिपेंड करता है कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है। तो यही तरीका होता है जब डेटा को आप इंटीजर्स के फॉर्म में, कैरेक्टर्स के फॉर्म में, फ्लोटिंग वैल्यूज़ के फॉर्म में कहीं ना कहीं अलग अलग तरीक़ों से ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, क्योंकि बेसिक अरे स्ट्रिंग को हम थोड़ा बहुत जानते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। एज़ पर डेफिनेशन हम क्लियरली इन चीज़ों को समझ पाते हैं। तो दोस्तों ये उसकी डेफिनेशन हो गई। क्लियर? सारे डेटा स्ट्रक्चर कोई भी हो, हर डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक मॉडल यही होगा। अब इसका पर्पस क्या है, क्यों हम ये स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग तो सुनते भी, मैंने बताया था कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे। तो जब आप कोई डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे, कुछ एल्गोरिथम्स लिखोगे या कुछ बने बनाए एल्गोरिथम्स का यूज़ करोगे, तो आपको समझना पड़ेगा कि जब मैं किसी डेटा सेट पे काम कर रहा हूँ तो मैं अपने ऑपरेशंस को कितना इफ़िशेंटली परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो वो चीज़ें कवर होती है इसके पर्पज़ में कि जब आप चाहते क्या हो, आप ये स्टडी क्यों कर रहे हो डेटा स्ट्रक्चर्स की, तो वी वांट टू ऑप्टिमाइज़ द इफ़िशेंसी, क्योंकि हमें इफ़िशेंसी बढ़ाना है, हमारे एल्गोरिथम्स की परफॉर्मेंस बढ़ाना है। क्लियर? और स्केलेबिलिटी की, जब कोई एप्लीकेशन होगी कंप्यूटर में, अगर कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ है तो आगे मैं उसको कितना एक्सपांड कर पाता हूँ, उसकी स्केलेबिलिटी का स्कोप क्या है, क्योंकि कंटेनर्स पर डिपेंड करेगा वो। आपके कोर कंटेनर्स क्या हैं, आपके कंटेनर्स अगर कल से सपोज अभी मैं 1 करोड़ डेटा मैनेज कर रहा हूँ एप्लीकेशन के साथ, वैसे मैंने डेटा स्ट्रक्चर की प्लानिंग कर ली पूरी, और अब कंटेनर की डिमांड 10x हो गई, रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो मुझे समझना पड़ेगा कि स्केलेबिलिटी के लिए मेरे पास कितना स्कोप है काम करने को लेके। तो जितना आपको डेटा स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी, नॉलेज होगा, एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने का पावर होगा, तो फिर हम डिसीजन ले पाएंगे कि डेटा स्ट्रक्चर में कब, किन सिचुएशन में मेरे लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर ज़्यादा सूटेबल है, या कौन से पैटर्न को मैं एडॉप्ट कर सकता हूँ किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में। क्लियर? या किसी सॉफ्टवेयर को अगर आपको एक्सपांड करना है, स्केलेबिलिटी के ऑप्शंस को चेक करना है, तो आप करंट डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशंस को देखकर, उनके ऑपरेशंस को देख के डिसीजन ले पाओगे कि हम लोग कहाँ तक इसको आगे बढ़ा सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा, मतलब बड़ा कोई बदलाव करे बिना उसमें कहीं भी। तो ये मेनली हमारा फोकस होता है कि जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हैं उसके लिए प्रॉपर एल्गोरिथम, मतलब प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर का सिलेक्शन, वो प्रॉपर एल्गोरिथम का सिलेक्शन। मतलब जब मैं परफॉर्मेंस की बात करूँगा,
ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँगा, स्केलेबिलिटी की बात करूँगा, तो मुझे क्या देखना ज़रूरी होगा यहाँ पर कि मेरा डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, किस डेटा स्ट्रक्चर के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरा, वो किन एल्गोरिथम के साथ उस डेटा स्ट्रक्चर को मैनेज करने का पावर हमें देता है। तो ये हो सकता है कि हमारे खुद के बनाए हुए भी हो सकते हैं, या फिर अगर हमको लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं तो लाइब्रेरी का सपोर्ट भी रहेगा। कई बने बनाए एल्गोरिथम्स को भी आप सीधे सीधे अप्लाई कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे अपनी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के साथ में। तो दोस्तों ये एक बेसिक मॉडल है डेफिनेशन वाइज। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ज़्यादा डिटेल नहीं क्योंकि एक एक डेटा स्ट्रक्चर को हम बात करेंगे अलग से। डेटा स्ट्रक्चर को मेनली दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, ये भी लॉजिकल के बेसिस पर। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन देख के आपको समझ में आएगा कि उनका अरेंजमेंट क्या है, डेफिनेशन क्या बोलती है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, वो डेटा स्ट्रक्चर जो लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं, मतलब जिनका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है डेटा का, इट इज़ इन लीनियर फैशन। जैसे फैशन शो समझते हैं हम कि किस तरीके से व्यक्ति आ रहा है, चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं पर भी। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा मॉडलिंग। डेटा स्ट्रक्चर मतलब मॉडलिंग समझते हो ना आप, कि अगर सपोज क्लोथ्स को लेके कोई एग्जीबिशन है या कोई फैशन शो है, तो जो भी क्लोथिंग रहती है उनको वो अलग अलग तरीक़ों से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं आके। तो ये सिंपली क्या बताता है कि मॉडलिंग मतलब कई तरीक़ों से किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करना, दैट इज़ मॉडलिंग। तो डेटा मॉडलिंग मतलब क्या, कि डेटा को कई पॉसिबल तरीक़ों से रिप्रेजेंट करना, मतलब ऑर्गेनाइज करना और फिर उस पर होने वाले ऑपरेशन डिफाइन करना। तो डेटा स्ट्रक्चर को आप एक तरीके से समझ सकते हो डेटा मॉडलिंग, क्लियर, ताकि मैं डेटा को कई तरीक़ों से मॉडल्स बना पाऊँ, कहीं लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन दे पाऊँ उनके, फिर उस डेफिनेशन के बेसिस पर मैं उस पर ऑपरेशन डिफाइन कर पाऊँ, क्योंकि डेफिनेशन ही डिसाइड करेगी कि मैं किस तरीके के ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म कर पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो लीनियर फैशन का मतलब समझ में आ गया। अरेज, जो कि हम नॉर्मली हर लैंग्वेज में पढ़ते हैं, क्लियर, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर, क्लियर। तो अरे इज ए प्योर स्टैटिक डेटा टाइप, क्लियर, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, जबकि लिंक लिस्ट जो होगा दिस इज प्योर डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। ये दोनों एक ही बात है। अगर मुझे बोला जाए कि 5 इंटीजर मेंटेन करना है तो अरे, या 50 इंटीजर मेंटेन करना है तो मैं अरे के साथ काम कर लूँगा। लेकिन आपसे बोला कि 50 इंटीजर तो इनिशियली हैं, लेकिन बाद में वो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कम ज़्यादा हो सकते हैं तो मुझे मेमोरी का वेस्टेज रिड्यूस करना है। मैं पहले से 1000 का अरे नहीं बना पा रहा हूँ, तो मेरे पास बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा, प्योर डायनामिक वेरिएबल। जब मुझे डिमांड होगी मैं लिंक लिस्ट के नोड्स को, उनके एलिमेंट्स को क्रिएट कर पाऊँगा, जब पर्पस सॉल्व हो जाएगा तो मैं उसको डिस्ट्रॉय कर पाऊँगा। तो ये कैटेगरी अरे, स्टैक, क्यूज़, मतलब नाम लिखें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के। अभी मैं इनकी डेफिनेशन भी कवर करूँगा अलग अलग। स्टैक क्या होता है, लिंक लिस्ट, क्यू, इनको। फिर इधर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिनमें ट्री की बात करते हैं अपन यहाँ पर, और दूसरा ग्राफ। तो ये दो मेन कैटेगरी नॉन लीनियर फैशन, जैसे अरे में, लिंक लिस्ट में आपको एक लीनियर अप्रोच दिखेगी, क्लियर, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, आपको लीनियर फैशन में डेटा अरेंज होता हुआ दिखेगा, या लॉजिकली आपको समझ में आएगा कि हाँ इसका एक सिंपल अरेंजमेंट है, मैं इजीली इसके ऑपरेशंस को समझ पा रहा हूँ। लेकिन ये नॉन लीनियर फैशन में, इसको बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो नॉन लीनियर फैशन मतलब वो एक सिंगल सीक्वेंस नहीं है, देयर विल बी हायरार्की। वो हायरार्की चूंकि एक ग्राफ पैटर्न होता है, उसका एक स्पेशल टाइप होता है ट्री। लेकिन हम लोग थोड़ा सा जब बात करेंगे तो ट्री को पहले समझेंगे, थोड़ा क्लैरिटी के साथ समझेंगे, फिर हम बात करेंगे ग्राफ के टॉपिक्स की। दोस्तों ग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में टॉप आईटी कंपनीज को क्रैक करना है तो उनका सबसे ज़्यादा फोकस ये ग्राफ वाले टॉपिक पर रहेगा, मतलब डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम्स, रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग, क्लियर, और ट्री ग्राफ्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और एक वो बाइनरी सर्च की जो हमने बात की थी वहाँ पर। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी हमको, वो प्रैक्टिस के बाद उतना फिर आपको फ़ायदा मिलेगा आपके करियर के अंदर कहीं ना कहीं। तो ये दो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर हैं, ट्री और ग्राफ, दे आर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की। यहाँ पर फर्स्ट एक एक करके हम डेफिनेशन शॉर्ट में समझ रहे हैं। स्टैक मतलब क्या हो गया? स्टैक इज ए लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। जैसे आपने घरों में सुना होगा, स्टैक की बेसिक डेफिनेशन होती थप्पी, होती है ना, बुक्स की थप्पी जमा दी एक के ऊपर एक, बॉक्स एक के ऊपर एक अरेंज कर दिया हमने। तो स्टैक को प्योर हिंदी में हम क्या बोलते हैं? थप्पी। ये घरों में हम सुनते आ रहे हैं देसी भाषा में। क्लियर? तो स्टैक का कंसेप्ट क्या हो गया? एलिमेंट को एक के ऊपर एक अरेंज करते जाना है। क्लियर? ये इसकी लॉजिकल डेफिनेशन है। फिजिकल मेमोरी तो फिक्स है वो, अगर मैं अरे से बना रहा हूँ तो वो तो एक्चुअल तो अरे ही है ना, वो इंटरनली तो वो अरे है, या लिंक लिस्ट होगी। अगर मैं डायनामिक रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ तो अरे लिंक लिस्ट की अपनी फिक्स डेफिनेशन है। लेकिन जब मैं उसमें स्टैक की डेफिनेशन, स्टैक के रूल को अप्लाई कर दूंगा तो फिर उसमें कंस्टेंट आ जाएंगे कि अब मैं अरे को कहीं से भी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। जैसा अरे में स्टैक आती ही बता देगा कि सारे ऑपरेशन आप एक ही एंड से परफॉर्म कर पाते हो, दैट इज टॉप ऑफ द स्टैक। तो स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन एक ही एंड से परफॉर्म होते हैं, दैट इज टॉप ऑफ द स्टैक। तो जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वो सबसे पहले डिलीट होगा। जो एलिमेंट सबसे पहले डिलीट होगा, क्लियर, या जो सबसे लास्ट में आपका एलिमेंट इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले डिलीट हो गया। जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ था वो सबसे लास्ट में डिलीट होगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो ये लिफो टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि अरेज में जब आप मेनली रिकर्शन के कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे हो, फंक्शन कॉलिंग की बात करते हो प्रोग्रामिंग में, या एक्सप्रेशन इवोल्यूशन की बात करते हो, ये सब कुछ स्टैक उसका एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। जब स्टैक के एप्लीकेशंस की बात करने जाओगे तो कई इंपॉर्टेंट काम आप इसी के थ्रू करोगे। तो उस केसेस में आपको दिखेगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। डायग्राम भी देख के समझ में आ जाएगा कि पहले ए रखा है, फिर उसके ऊपर बी को इंसर्ट कर दिया, सी को इंसर्ट कर दिया। अब अगर मुझे कुछ नया एलिमेंट इंसर्ट करना है सी, तो ये टॉप पे गया था, डिलीट करेंगे तो टॉप मोस्ट एलिमेंट डिलीट होगा, ये डिलीट होगा तो भी कौन होगा? टॉप मोस्ट। तो टॉप पॉइंट से एलिमेंट इंसर्ट होगा और टॉप से एलिमेंट डिलीट होगा। तो एक ही वेरिएबल मैनेज करना है अपने को, टॉप। अब स्टैटिक होगा तो अरे के साथ मैनेज करेंगे, डायनामिक होगा तो लिंक लिस्ट के साथ मैनेज करेंगे। पर मैनेज आपको कितने वेरिएबल, कितने पॉइंटर करना है? एक, टॉप। क्लियर? तो ये एक बेसिक डेफिनेशन होती है स्टैक की। जब स्टैक सेपरेटली पढ़ेंगे तो सारे ऑपरेशंस, सारे एप्लीकेशन, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। मैं अभी सिर्फ एक ओवरव्यू आज आपको दे रहा हूँ इसके बारे में भी सिर्फ। सेकेंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज क्यू। तो क्यू के साथ में इंपॉर्टेंट किस बात का है? जो डे टू डे लाइफ में क्यू होती है ना, पंक्ति, लाइन, तो देखते हो आप पेट्रोल पंप पर जा रहे हो, फीस भरने जा रहे हो कॉलेज में, आप मूवी के टिकट अगर आपको परचेस करना है, तो हम इंडियन कल्चर में बड़े हैबिचुअल हैं क्यूज़ को लेकर। तो क्यू का मतलब हो गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। मतलब एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पर जो व्यक्ति पहले आएगा उसको पहले सर्विस मिलेगी। तो यहाँ पर जब एलिमेंट भी उसी ऑर्डर में आएंगे तो यहाँ पर दो अलग अलग एंड हम लोग फॉलो करते हैं, फ्रंट या हेड। ये हमारे क्यू का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ये जो पहला व्यक्ति, आप गए फॉर्म लेने, आप सबसे पहले पहुँच गए, आप आगे लग गए, आपका फ्रेंड आया वो सेकंड नंबर पे लग गया, तो क्यू बनती जा रही एक के बाद एक। तो सर्विस कैसे मिलेगी? सर्विस आपको किस तरीके से विंडो पर सर्विस मिलेगी? सबसे आगे जो व्यक्ति रहेगा, क्यू का जो फर्स्ट एलिमेंट है, वो सबसे पहले डिलीट होगा। तो डिलीट ऑपरेशन करने की बात होगी तो हमेशा फ्रंट से परफॉर्म होगा। और कोई नया व्यक्ति आएगा तो कहाँ के लगेगा? क्यू में। हम नहीं बोलते वो बीच में एंटर होता है कि भैया लाइन में आओ, यू कैन नॉट इंसर्ट इन बिटवीन। तो वो लाइन मतलब रियर पे इंसर्ट हो, लास्ट में जाके इंसर्ट करो। तो ये बेसिक डेफिनेशन होती है क्यू की। और दुनिया के हर डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन, डिलीशन और रिट्राइवल, ये तीन मतलब जिसको बोलते हैं ट्रेवर्सल, ये तीन ऑपरेशन बेसिक हैं। ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं होगा जो ये तीन ऑपरेशंस को के बिना डेटा शब्द की बात कर पाए। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप हमेशा दिमाग में रखना। डेटा कहीं भी पढ़ो आप, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर हो या डीबीएमएस हो, डेटा आ गया मतलब इंसर्शन, डिलीशन और ट्रेवर्सल या रिट्राइवल जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर।
तो ये क्यू की बेसिक डेफिनेशन हो गई। क्यू कई तरीके की पढ़ेंगे हम लोग, सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डबल एंडेड क्यू। तो कई तरह के क्यू को स्टैटिक भी इम्प्लीमेंट करेंगे, डायनामिकली भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये क्यू का बेसिक कॉन्सेप्ट था। फिर आता है लिंक लिस्ट, जिसको हमने बोला था प्योर डायनामिक वेरिएबल। तो दोस्तों अरे को मानते हैं प्योर स्टैटिक वेरिएबल। एक बार कंपाइल हुआ, जितना मेमोरी एरिया रिजर्व होगा, अरे की मेमोरी फिक्स हो जाएगी, ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। लेकिन लिंक लिस्ट का फ़ायदा क्या है, लिंक लिस्ट आपकी एनलार्ज भी हो सकती है, ग्रो कर सकती है, श्रिंक भी कर सकती है। जब नया एलिमेंट इंसर्ट होगा तो ग्रो करेगी, एक्सपांड होगी। जब एलिमेंट आप डिलीट करोगे तो आपकी लिंक लिस्ट रिड्यूस होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। क्लियर? तो लिंक लिस्ट मतलब कलेक्शन ऑफ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। ये जो नोड टर्म है, नई टर्म है, नॉर्मली हम लोग समझते हैं डेटा या एलिमेंट को इंसर्ट करो। अब डेटा तो है, सपोज कोई बोल देगा कि 20 है, 30 है, 50 है, इस तरह से डेटा है। डेटा तो है, लेकिन लिंक लिस्ट की डेफिनेशन कब होगी, जो बताएगी 20 को लिंक करो 30 से, देन 30 को लिंक करो 50 से। तो आपको मैनेजमेंट क्या करना पड़ रहा है अब, एक तो डेटा मैनेज कर रहे हैं अपन, यहाँ पे देखो आप, एक तो हो गया डेटा पार्ट और दूसरा हो गया नेक्स्ट पार्ट। तो नोड की डेफिनेशन क्या होती है कहीं पर भी, एवरी नोड विल हैव टू कंपोनेंट्स, टू पार्ट, वन इज डेटा एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट विल बी ए पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू अ सिमिलर नोड, उसी टाइप के एलिमेंट को पॉइंट करे। जो जिनने सी पढ़ी होगी तो मैंने कॉन्सेप्ट हमारी प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, मैंने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, ताकि आप एक एलिमेंट तो डेटा पार्ट हो गया और एक एलिमेंट ऐसा बना दो जो उसी टाइप के एलिमेंट को पॉइंट करे। तो ये होता है नेक्स्ट या प्रीवियस। अरे आपको एक ही पॉइंटर मेंटेन करना है, जब ये सिंगल पॉइंटर वाली लिस्ट होती है ना, दैट इज अ सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट का मतलब क्या हो गया, एवरी नोड विल मेंटेन वन लिंक फील्ड, वन पॉइंटर फील्ड, सो इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट और इट विल पॉइंट टू इट्स प्रीवियस एलिमेंट। जो भी डेफिनेशन होगी दोनों मैनेज कर सकते हैं। नॉर्मल केस में हम नेक्स्ट की बात करते हैं, कर सब कुछ सकते हैं, कोई ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि ये नहीं कर पाएंगे अपन, सारे तरीके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो दोस्तों समझ में आ रहा है, नोड मतलब क्या हो गया, एक ऐसा एलिमेंट जिसके दो पार्ट होंगे, डेटा और नेक्स्ट, और इसी को हमने क्या बोल दिया, नोड। तो लिंक लिस्ट मीन्स कलेक्शन ऑफ नोड्स। तो 20 आ गया, इसका एड्रेस आ गया 3000, 3000 आ गया, उसका एड्रेस आ गया 5000, 5000 आ गया, इसका एड्रेस क्या है, नल। सो दिस इज व्हाट लिंक लिस्ट। अब ये कहीं गुम नहीं हो जाए, बना तो ली, डायनामिकली क्रिएट कर ली। अब डायनामिक वेरिएबल के नाम तो होते नहीं है, वो तो मेमोरी क्रिएट करेगा, आप काम कर लो, पर्पस सॉल्व कर लो। तो फिर इसका कोई स्टार्टिंग एड्रेस जो होता है वो हम लोग मेंटेन करते हैं, हेड, ये जो हेड लिखा था ना अभी यहाँ पर, क्लियर? तो ये मेंटेन हो जाएगा। ये 2000 मेरे पास है, तो ये लिंक लिस्ट कितनी बड़ी हो, घूमेगी नहीं, क्योंकि मेरे पास चेन का पहला एलिमेंट है। एंड देन आफ्टर 2000 आई कैन मूव टूवर्ड्स एनी नोड और आई कैन एक्सेस, क्लियर, आई कैन ट्रेवर्स एनी नोड, एनी एलिमेंट। क्लियर? तो ये बेसिक एक थॉट होता है। लिंक लिस्ट मतलब चेन, कनेक्टिविटी होगा एक के बाद एक। जैसे वो आपने खजाना खोजो का गेम देखा होगा ना कुछ की, कोई एक व्यक्ति को हमने बोला बात करी और उसको सेकंड का नंबर बता दिया, सेकंड को थर्ड का बता दिया, थर्ड को फोर्थ का बता दिया। तो अब मुझे अगर फिफ्थ का नंबर चाहिए तो मेरे पास तो पहले का ही है, सिर्फ उससे बात करूँगा, वो दूसरे का देगा, फिर वो तीसरे का फ़ोन नंबर देगा, वो चौथे का देगा। दिस इज़ व्हाट लिंक लिस्ट। अरे अपनी क्लास में ऐसा करो, हर स्टूडेंट के पास दूसरे का फ़ोन नंबर हो, दूसरे के पास तीसरे का हो। अब आपको 8वें से कनेक्ट करना है, कॉल करना है, यू नीड टू ट्रेवर्स फ्रॉम 1 to 8, जाना पड़ेगा 1 to 1, 1 to 1। तो चेन के थ्रू आप पहुँचोगे, दिस इज़ व्हाट लिंक लिस्ट। ये चेन 2 वे भी हो सकती है, 1 वे भी हो सकती है। जब ये सिंगल पॉइंटर वाली होगी तो सिंगली लिंक लिस्ट, जब इसमें 2 पॉइंटर होंगे, नेक्स्ट और प्रीवियस। So this node will have three important attributes. One is data
and then we will maintain two different pointers, one for its previous node and the second is for next node. क्लियर? तो वो समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये तीन एट्रीब्यूट अगर आ रहे हैं तो दिस इज व्हाट डबली लिंक लिस्ट, एंड दिस विल हैव टू एंड फ्रो. क्लियर? डबली लिंक लिस्ट का मतलब क्या हो गया कि आप टू वे ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं, फर्स्ट से लास्ट को भी जा सकते हो आप, लास्ट से फर्स्ट को भी आ सकते हो. तो ये बेसिक डेफिनेशन है लिंक लिस्ट की. इसका भी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन के साथ हम लोग समझेंगे और फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट के साथ. देन ट्री डेटा स्ट्रक्चर. तो दोस्तों ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और ट्री मतलब हिरार्की होता है ना. ट्री देखा है तो यहाँ पर जैसे उल्टा, वहाँ रूट जमीन पर रहता है, नॉर्मल जो रियल टाइम ट्री देखते हैं हम लोग. तो यहाँ पर रूट फर्स्ट जो एलिमेंट होगा दिस विल बी कॉल्ड एज ए रूट. और ऐसे कई सारे नोड्स जो हैं दे आर कनेक्टिंग लाइक विद द एजेस. तो ये नोड होगा और एज होंगी. क्लियर? एंड यू विल सी वन हिरारिकल नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशन. तो ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है. क्लियर? यहाँ पर नोड किस तरीके से होंगे, दीज आर द कनेक्टेड नोड्स बाय एजेस. तो ये जितने भी नोड्स हैं दे आर कनेक्टेड बाय एजेस. तो ये एज है, इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लाइन है विच इज़ कॉल्ड एज. तो नोड और एज का कॉम्बिनेशन होगा एंड इट विल बी अ नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशन. ट्री को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी इसलिए, इम्पॉर्टेंट इसलिए कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लीनियर से हटके अब थोड़ा सा रियल लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे. यहाँ से हम ट्री के थ्रू भी डेटा को मैनेज करेंगे. बाइनरी ट्री बहुत पॉपुलर ट्री है जिसको हम बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं. और हाइट बैलेंस ट्री के कॉन्सेप्ट आते हैं कि हमको कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स को अचीव करने के लिए हाइट बैलेंस ट्री मैनेज करना पड़ता है. तो कई पॉपुलर डेफिनेशंस को पहले हमको पढ़ना पड़ेगा, कई स्टैंडर्ड फार्मूलेज इनके रहेंगे. हम चाहेंगे तो इनको अरे में भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे स्टोरेज के हिसाब से. वो लिंक लिस्ट तो है ही प्योर मैनेजमेंट के लिए, हर नोड के कलेक्शन के साथ इसको हम मैनेज कर सकते हैं. तो कई तरीके से हम ट्री को पढ़ेंगे, समझेंगे. कई इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम भी इसके साथ में हम देखेंगे यहाँ पर. तो ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर के साथ होगा. फिर आता है सबसे पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर ग्राफ. दोस्तों ग्राफ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैंने बताया था आपको. कई सारे पॉपुलर एल्गोरिथम है इसके साथ में. कारण क्या, इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है. डेटा को रैंडम ऑर्डर में अगर आपका नोट्स हैं, जैसे कई बार होता है ना कि मुझे 5 अलग अलग सिटी के बीच में ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करना है. अब वो सिटीज़ की डेफिनेशन ना तो हिरारिकल है और ना कोई लीनियर मोड में. अलग अलग सिटीज़ हैं. क्लियर? उनके बीच का डिस्टेंस भी डिफरेंट है. कोई 100 किलोमीटर्स पे, कोई 300 पे, कोई 50 किलोमीटर्स पे. क्लियर? कहीं पर जाने का रूट है, आने का प्रॉपर कुछ नहीं है. तो इस तरह की डेफिनेशन जो होती है वो ग्राफ जैसे डेटा स्ट्रक्चर के साथ हैंडल होती है. जैसे बहुत कॉमन प्रॉब्लम सुनी ना आपने, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम. तो ट्रेवलिंग सेल्समैन मतलब क्या हो गया, आपने इनिशियल कोई पॉइंट दिया कि आपको सारी सिटीज़ को विजिट करके आना है और एक ऑप्टिमल सोल्यूशन के साथ कम से कम कॉस्ट के साथ आपको पूरी ट्रेवलिंग कंप्लीट करना और हर नोट को विजिट करते हुए आना है आपको. तो हमको टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा, डिस्टेंस मैनेज करना पड़ेगा. तो इस तरह के कई सारे पॉपुलर एल्गोरिथम हैं जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग सिचुएशन में यूज़ होते हैं. क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड भी होता है और वेटेड और अनवेटेड भी होगा. मतलब हर एज का अपना एक वेट हो सकता है जिसके बेस पे बता सकते हो कि यहाँ 2 सिटी के बीच का डिस्टेंस क्या है. क्लियर? वन वे होगा तो बता पाएगा कि एक ही रूट से मूव कर सकते हो आप, वहाँ से आने का कोई रास्ता नहीं है. तो ये डेफिनेशन को देख के हमको समझ में आया ग्राफ के साथ में कि हम इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम, उनको सॉल्व कैसे करेंगे. जैसे अमेज़ॉन है. अब अमेज़ॉन को सपोज शिपमेंट देना है, कोई प्रोडक्ट को आपको अपने डिलीवरी सेंटर से भेजना है. अब आपको ऐसे कई सारे एल्गोरिथम्स लगेंगे या डायनामिक प्रोग्रामिंग का रोल पीछे लगा हुआ सॉफ्टवेयर बनाते समय कि आपके साथ जो प्रोडक्ट की लिस्ट है, आप ऐसे कौन से प्रोडक्ट को लेके चले जाओ यहाँ से जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए. ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं, कितनी क्वांटिटी में उनको मैं शिफ्ट कर पाऊँ जिससे कि मेरे पास जो करंट ऑर्डर है उनको मैं प्रॉपर टाइम पे सर्व कर पाऊँ. कुछ को हो सकता है कि डिलीवरी टाइम लेट देना पड़ेगा आपको. तो ये इसमें सब में मैथमेटिक्स लगेगा, पीछे लॉजिक्स लगेंगे, तब जाके आप शॉर्टेस्ट चीज़ें ढूंढोगे, वेट निकालोगे कि मैं कितने, सपोज मेरे ट्रक की स्पेसिफिक कैपेसिटी है वो 10 गाड़ी खड़ी है, माल 50 गाड़ी का है,
तो 10 गाड़ी से भरूँ क्या क्या जो है लोडिंग करूँ मैं, किन प्रोडक्ट्स को कितनी क्वांटिटी में लोड कर दूँ ताकि मैक्सिमाइज हो जाए प्रॉफिट मेरा, कस्टमर को भी वेट नहीं करना पड़े, सेटिस्फेक्शन और विद इन डेडलाइन हम डिलीवर कर पाएँ। तो इन सारी कंपनीज़ को, जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं, उनके सॉफ्टवेयर में ही काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिनको बिना डीएसए की स्टडी के और कॉम्प्लेक्स नॉलेज के बिना, प्रैक्टिस के बिना हम सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। हर कंपनीज आपसे एक प्रॉब्लम देगी 45 मिनट में उसमें पूरा नॉलेज लग जाएगा, पूरा डेटा स्ट्रक्चर लग जाएगा, एसक्यूएल लग जाएगी, कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लग जाएंगे प्रॉब्लम के साथ में। तो ये कंपनीज की टारगेट होता है, उनको लैंग्वेज से मतलब नहीं है। हालांकि हम C++ से कवर कर रहे हैं। मैंने बताया था जो लोग जावा भी थोड़ी बहुत जानते हैं या उन्होंने पढ़ रखी कोर जावा और आपका इंटरेस्ट है कि मैं जावा में डीएसए इम्प्लीमेंट करूं, तो भी ये सीरीज़ आपके काम की, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैटर्न पे इसको इम्प्लीमेंट करूंगा और आप बड़ी आसानी से जावा में भी मेरे इन लेक्चर्स के साथ में जावा के साथ भी इम्प्लीमेंट कर पाओगे। हालांकि हम लोग पहले जावा की बिगनर सीरीज़ लाएंगे और फिर मैं सेम डीएसए को जावा के साथ भी एक बार इम्प्लीमेंट करूँगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। अभी मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि आपको क्लियरिटी हो जाए कि इन डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सुनते हैं, क्योंकि एक एक के अंदर अगर जाते हैं उनके टाइप और डिफरेंट फंक्शनलिटी की बात करते हैं तो टाइम टेकिंग एक्टिविटी होगी। तो सबको पढ़ेंगे इंडिविजुअली, सारे डेटा स्ट्रक्चर हमारे सामने आएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और लेक्चर अगर आपको ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स अ लॉट।